कैप्टन के बूढ़े चाचा ने अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखे हवेली से संबंधित कागजात निकाले और फिर हवेली की खरीद फरोख्त के बारे में बातचीत आरंभ हो गई। मुनासिब पैसों में सौदा पट गया। हवेली एक बार फिर हमारे खानदान की संपत्ति बन गई। वह अपने आप में एक रोमांचक क्षण था। हवेली को हासिल करके अमित बहुत खुश था, मगर मैं अंदर ही अंदर बहुत बेचैन था। अमित तो शीघ्र ही हवेली की मरम्मत का काम शुरू करना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसकी जल्दबाजी करने से रोका। हवेली की खरीद का सौदा करने के बाद मैं अपना कारोबार देखने के लिए वापस चला आया। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया और अमित सेना में भर्ती होकर लड़ाई पर चला गया। अमित ने लड़ाई के मोर्चे पर बहादुरी तो दिखाई, मगर अपनी दोनों टांगें गंवाकर। मैंने जब अपाहिज अमित को व्हील चेयर पर देखा तो मेरा दिल रो पड़ा, लेकिन अमित के चेहरे पर हल्की सी शिकन भी नहीं थी। अमित के दिलो दिमाग से हवेली निकली नहीं थी। उस स्थिति में भी अमित ने मरम्मत करवाकर उसमें रहने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा, मैं अपने इस पैतृक मकान को उसकी पुरानी शान में देखना चाहता हूँ। क्या आप मरने से पहले मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे? अवश्य पूरी करूँगा बेटा, तुम्हारे सिवा अब दुनिया में मेरा है ही कौन। दर्द से मेरी आवाज़ भीग गई। अमित की ख्वाहिश पूरी करने की खातिर मैंने अपना सारा कारोबार अपने नौकरों के हवाले किया और खुद अमित के पास आ गया। हवेली की मरम्मत का काम करने से पहले मैंने अपने रहने के लिए वहाँ एक जगह किराए पर ले ली, पर जैसे ही मैंने दशकों से खाली पड़े हवेली की मरम्मत का काम आरंभ किया, वहाँ के निवासियों ने इसमें हर तरीके से अड़चन डालनी शुरू कर दी। वास्तव में वहाँ के निवासी ना तो मेरे पूर्वज को भूले थे और न हवेली के भयानक इतिहास को। उनकी नज़रों में मेरे प्रपितामह के परिवार के तमाम लोग नफरत के पात्र थे। वहाँ के निवासियों के द्वारा डाली जा रही अड़चनों को लेकर चल रही तनातनी के बीच अचानक नियति ने मुझ पर एक जबरदस्त प्रहार किया। अमित की मौत हो गई। अमित की मौत के सदमे से मेरा दिल ही टूट गया, पर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभाला। अमित की बेवक्त मौत के कारण उन लोगों को मुझसे हमदर्दी हो गई जो अब तक हवेली की मरम्मत के काम में अड़चनें पैदा कर रहे थे। इन लोगों को जब ये बात मालूम हुई कि मैं हवेली की मरम्मत का काम अपने मृत बेटे की आखिरी ख्वाहिश की पूरी करने के लिए कर रहा हूँ, तो उन्होंने विरोध का रवैया त्याग कर सहयोग देना शुरू कर दिया। वहाँ के निवासियों का विरोध समाप्त होने पर मैंने मजदूरों और राजमिस्त्रियों को हवेली की मरम्मत पर लगा दिया। हवेली काफ़ी विशाल थी, मगर वर्षों तक खाली पड़ा रहने के कारण उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। अमित का कैप्टन दोस्त हर काम में मेरी मदद कर रहा था। मजदूर और राजमिस्त्री अपना काम कर रहे थे, मगर मेरा मन लगातार अशांत था। बार बार कोई अदृश्य शक्ति मुझसे कह रही थी कि जो कुछ हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था। हवेली की हवा में मुझको शैतानी गंध महसूस हो रही थी। मेरी छठी संज्ञा कहती थी कि कोई विपदा आने वाली है। उन्हीं दिनों एक विख्यात पुरातत्वविज्ञानी उस शहर में यात्रा पर आया। क्योंकि हवेली भी सदियों पुरानी इमारत थी, इसलिए उसमें भी दिलचस्पी लेना उस पुरातत्वविज्ञानी के लिए स्वाभाविक ही था। पुरातत्वविज्ञानी ने मुझसे मिलकर हवेली को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने में मुझको भला क्या आपत्ति हो सकती थी। मैं स्वयं को उसकी हवेली दिखाने में ले गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही पुरातत्व विज्ञानी की आंखें हैरानी और कौतूहल के मारे खुली रह गईं। ये एक शानदार और दुर्लभ इमारत है, लेकिन ये कितनी पुरानी है इसकी जानकारी गहरी जांच से ही पता चलेगी, पुरातत्वविज्ञानी ने कहा। पुरातत्वविज्ञानी हवेली की एक एक वस्तु की बारीकी से जांच करता हुआ आगे बढ़ता गया।
हवेली की दीवारों पर बनी नक्काशी की जांच करते हुए वह यह अनुमान लगाने की कोशिश करता हुआ लगाता था कि ये कितनी पुरानी है। हवेली की हर चीज़ की जांच करते हुए सहसा पुरातत्वविज्ञानी की तेज आंखों को जमीन पर कुछ पड़ा हुआ नजर आया। उसने नीचे झुककर उस चीज को उठा लिया। मैंने देखा कि पुरातत्वविज्ञानी ने झुककर जिस चीज को जमीन से उठाया था वह एक धातु की मूर्ति थी, एक चूहे की मूर्ति। ऐसी अनोखी मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पुरातत्वविज्ञानी भी उस मूर्ति को देखकर बहुत रोमांचित नजर आ रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। चूहे की मूर्ति को देखकर पुरातत्वविज्ञानी को हवेली के निर्माण से जुड़े रहस्यों के खुलने की आशा बंधी थी। वैसे चूहे की उस मूर्ति को देखकर मेरी रगों में एक अजीब सा भय का संचार होने लगा था। चूहे का मुख भयानक तरीके से खोला हुआ था और उसके खुले मुंह में उसके तेज दांत साफ नजर आ रहे थे। मैं नहीं बता सकता कि वे दांत किस चीज के बने हुए थे। चूहे की मूर्ति की आंखें सुर्ख रत्नों की बनी थी और उनमें खौफनाक चमक थी। शायना दिल की बात भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे के भाग 3 के लिए कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज और मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय।